Hello, student. This is Pankaj Dhaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today, we are going to start our next subject of the LLB second year, that is Transfer Property Act 1882. तो हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ही पुराना एक्ट है लेकिन स्टिल एप्लीकेबल है इंडिया में। देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में कोई भी जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था। तो 1882 में फाइनली जो है इंडिया में एक एक्ट बना था जिसमें हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर्स होती हैं, हम प्रॉपर्टी को जब कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। देखिए, हम प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्रांसफ़र करते हैं। हम सेल करते हैं, हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, बंधक करते हैं, हम प्रॉपर्टी को लीज़ किराए पे देते हैं, हम प्रॉपर्टी की जो है एक्सचेंज करते हैं, हम प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हैं। तो हम जब इन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, वही जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में बताता है। तो ये एक्ट ऑफ द पार्टीज़ के थ्रू होता है। देखिए, ये जितना भी प्रोसीजर यहाँ पे बताया जा रहा है ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ द पार्टीज़ है। दो पार्टियाँ जब ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के जो मेथड यूज़ करती हैं, तो उन मेथड्स में वो क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, यही ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट आपको बताता है। मान लीजिए एक सेल है, तो सेल जो है आईपीसी में बता रखी है, आईपीसी में सॉरी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में सेल को बता रखा है कि सेल कैसे होगी, कौन कौन सी पार्टियां वहाँ पे होंगी, उनकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, प्रॉपर्टी की नेचर क्या होगी, और उनके अपने अपने राइट्स क्या होंगे। ये सारा जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। इसी तरह से अगर आप जो है मॉर्गेज करते हैं, लीज़ करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या किसी तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो देखिए, आज़ादी से पहले यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिवर्सल एक्ट नहीं था ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो हमारे पर्सनल लॉ थे, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होती थी। लेकिन जो है अब हमारे पास ये एक्ट है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसी एक्ट से आपको पता चलेगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, जैसे आप घर को सेल करते हैं, अपने मकान को सेल करते हैं, या फिर अपनी ज़मीन को सेल करते हैं, तो क्या क्या लॉ के प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सेल को एक्सटेंसिवली यहाँ पे कवर किया गया है कि सेल होती क्या है और उसकी ट्रांसफ़र कैसे होती है। वैसे ही आप यहाँ पे मॉर्गेज को स्टडी करेंगे कि बंधक क्या होता है, कैसे बंधक किया जाता है, और मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। वैसे आप लीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कॉमन लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इन चीज़ों को जब यूज़ किया जाता है तो हमारे पास एक्ट होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को आज यहाँ पे समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है क्या। द वर्ड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बिकॉज द वेरी टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज़ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, क्योंकि इस एक्ट का नाम ही क्या रखा है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी रखा गया है। Definition: the property is not given in the Transfer Property Act, but Section 5 of that defines the transfer property. तो देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया है। क्या लिखता है सेक्शन 5? एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन द पर्सन और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू द हिमसेल्फ एंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ टू द परफॉर्म सच एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक लिविंग पर्सन, एक जो जीवित इंसान जो है अपनी प्रॉपर्टी कन्वे, इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, दूसरे जीवित इंसान को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है। या तो वो प्रेजेंट में करता है, या फिर वो फ्यूचर में करता है। और करता किसको, किसी एक पर्सन को कर सकता है, या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को कर सकता है। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझाया गया है कि ऐसा एक्ट है बिटवीन द पार्टीज़। मैंने आपको पहले बताया ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये अप्लाई होता है ऑन द एक्ट्स ऑफ द पार्टी। जो पार्टीज़ एक्ट के थ्रू जो वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो एक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और ये एक से ज़्यादा, एक पर्सन भी हो सकता है या एक से ज़्यादा पर्सन भी वहाँ पे हो सकते हैं। दस
Thus, the transfer property means transfer property by living person to another living person in present और future। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रेजेंट या फ्यूचर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो है बोलते हैं। देखिए, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी इमूवेबल, ज़्यादातर जितने भी सेगमेंट यहाँ पे हैं उसमें सभी में ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। यहाँ पे सेल को समझाया गया, तो सेल जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को बताया गया। जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या उसको मॉर्टगेज करते हैं या उसको गिफ्ट करते हैं या फिर आप उसको जो है लीज करते हैं, तो उस केसेस में जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, टेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। लेकिन सेक्शन 38 से आगे जितने भी सेक्शन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात जो है यहाँ पे करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेशन ऑफ द कालीकट वर्सेस के श्रीनिवासन AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट केसेस में, तो ट्रांसफर के नोट्स द क्रिएशन ऑफ सम इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर्टी में किसी सेकंड पर्सन को इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करें तो उसी को हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो है बोलते हैं। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस विमल देव AIR 2015 का केस है, द विल हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि विल जो होती है, वसीयत जो होती है, उसको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल डिक्लेरेशन होती है टेस्टेटर की। टेस्टेटर कौन है? जो वसीयत बनाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी मरने के बाद उसका कैसे यूज़ हो ये बता के जाता है। और ना तो ये सेल है ना तो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी को जो है नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो आ जाती है कि लेने और देने वाले जो है एक ज़िंदा है और एक अभी तक जो है मर चुका है। तो एक तो चीज़ यहाँ पे है कि दोनों पार्टीज जो अलाइव होनी चाहिए। तो इसी तरीके से विल जो है वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो है नहीं मानी जाती। विल को और गिफ्ट को अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ ही ट्रीट किया जाता है। आपने मुस्लिम लॉ भी पढ़ा होगा, आपने हिंदू लॉ भी पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने गिफ्ट भी देखा और आपने वहाँ पे जो है विल भी देखी। तो हिंदुओं का जो गिफ्ट है वो तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट कवर होता है, लेकिन मुस्लिमों के जितने भी एक्चुअली ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के जितने भी ये प्रोविज़न है, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो गिफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉर्टगेज से रिलेटेड हो, लीज से रिलेटेड हो, उनके अपने पर्सनल लॉ वहाँ पे चलते हैं। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होता है। विल जो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नहीं रखा गया है, वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ लॉ हो जाता है, डिफ़ॉल्ट ऑफ लॉ उसको जो है माना जाता है। इजेंशियल्स क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन अब आपको यहाँ पे इसके इजेंशियल्स पता चल जाएंगे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी के इजेंशियल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है कि सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी। द फर्स्ट इजेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। द वर्ड प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर एक्ट। ये आपको पहले पता है कि प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। एंड द ऑर्डनरी प्रॉपर्टी मीन्स द सब्सटेंस और मैटर, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट दैट मीन्स ऑनरशिप राइट ऑन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर आपका किसी चीज़ पे कोई ऑनरशिप है या पोजेशन है तो हम उसको मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी है। तो वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट फॉर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। इन द यूनियन ऑफ इंडिया बसी भागवत सिंह इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ नॉट सच दैट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफरेबल। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस में भी होना जरूरी है। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है या आप उसके मालिक नहीं हैं तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जो प्रॉपर्टी आपकी है, जिस पे आपकी ऑनरशिप है, जिस पे आपका पोजेशन है, उसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जो प्रॉपर्टी अभी आपके पास फ्यूचर में आनी है, अभी तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है नहीं, आप उस प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफ़र जो है नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिनको प्रॉपर्टी माना गया है। राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्टगेज। अगर जब आप मॉर्टगेज करते हैं, और मॉर्टगेज में क्या होता है कि आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रख देते हैं, उसके बदले में आपको पैसा चाहिए तो वो ले लेते हैं फिक्स टाइम के लिए, और फिक्स टाइम के बाद जब आप अपना पैसा जो है ब्याज सहित वापस दे देते हैं तो फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का राइट जो मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्टगेज। ये भी प्रॉपर्टी मानी गई है। इसके अलावा राइट टू वर्शिप आइडल द हिंदू रिलीजन के अंडर
जो रिलीजन आइडल की जो वर्शिप की जाती है वो भी आपका एक प्रॉपर्टी राइट होता है, और इसको भी हम प्रॉपर्टी ही मानते हैं। कॉस्ट ऑफ द सिबायत, हिंदुओं में जो है जो भगवान की पूजा करता है वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है भगवान को समर्पित कर देता है, उसको हम सिबायत बोलते हैं, और ये भी जो है एक प्रॉपर्टी की तरह ही कंसिडर किया जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी, जैसे ही कोई प्रॉपर्टी जो है आने वाले बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट जो है बोलते हैं। हट और बाजार, कंटीजेंट इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। कॉपी राइट, शेयर इन द प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रिकवरी ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ द रेंट जो हो गया, राइट ऑफ पास्चर्स ऑफ एनिमल इन द ग्रेजिंग लैंड, ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की है कहीं, क्योंकि इन पे आपका कहीं ना कहीं कोई हक होता है। शेयर इन द प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी में आपका ये हिस्सा बनता है तो आप क्या है वो आपकी क्या है प्रॉपर्टी है। अगर आपने एक घर किराए पे दिया था और वहाँ पे आपको कुछ रेंट मिलना है तो रेंट फिर आपकी क्या मानी जाएगी, प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टी कंसिडर्स जो है की गई है। लेकिन यहाँ पे राइट टू सू, राइट टू अपील, राइट टू गेट फ्यूचर मेंटेनेंस, एन्युटी, इनको प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। ये आगे आप सेक्शन 6 में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन जो है इसका सेकंड पार्ट जो है लिविंग पर्सन, तो आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ conveying the property, transfer of the property, both parties should be alive. One living person will transfer the property to the other living person. तो दोनों पार्टीज वहाँ पे अलाइव होनी चाहिए और तभी जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी वहाँ पे हो सकता है। तो फर्स्ट आपने देखा कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी किन के बीच में ट्रांसफर होनी चाहिए, जो दोनों ही अलाइव हो। द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज दैट द ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिटवीन द लिविंग पर्सन and the transfer both should be alive. Here it is also mentioned that the living person does not only means person but also include the legal person. तो लीगल पर्सन, लिविंग पर्सन से मतलब यहाँ पे सिर्फ हम और आप जो नेचुरल पर्सन होते हैं वही नहीं है। आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा कि पर्सन 2 टाइप का होता है। पर्सन नेचुरल पर्सन भी होता है जैसे हम और आप हैं, और पर्सन जो है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी, इंडिविजुअल और इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, वो भी जो है पर्सन है और उनको भी लिविंग पर्सन ही माना जाएगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है हो सकती है। आगे आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ट्रांसफ़र। तो अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है और जो ले और दे रहे हैं प्रॉपर्टी को, जो ट्रांसफ़र कर रहा है और जो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, दोनों जो है अलाइव हैं। तीसरा यहाँ पे अब प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होना भी जरूरी है। जब तक प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वन हैंड टू अनदर हैंड नहीं देंगे, तब तक ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 5। द थर्ड इज एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर। मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसफर इज द ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर पर्पस दिस एक्ट सेल, मॉर्टगेज, लीज, चार्ज और कंसिडर विद द मीडियम ऑफ द ट्रांसफर। इस एक्ट के पर्पज से ये जो हमारे पास तरीके हैं, मेथड हैं, सेल है, मॉर्टगेज है, लीज है, चार्ज है, ये सारे मीडियम ऑफ ट्रांसफर है। तो आप इन मीडियम्स के थ्रू जो प्रॉपर्टी वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, इन सभी को हम इस एक्ट के अंडर पढ़ेंगे। यही आपके आगे क्वेश्चन, आपने सेल को समझना है, आपने लीज को समझना है, आपने चार्ज को पसंद, और यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस होती हैं एट द टाइम ऑफ सेल, ये सारा आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए आगे आपके पास लेकिन एग्रीमेंट हो गया, सरेंडर हो गया, पार्टीशंस हो गया, इनको जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। देखिए अरलप्पा बसी जगन्नाथ AR 2007 कर्नाटक हाईकोर्ट का केस है। तो इसमें जो है पार्टीशन को जो है ट्रांसफ़र नहीं माना गया है, क्योंकि पार्टीशन क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, प्रॉपर्टी वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं जाती है, वहाँ पे सिर्फ शेयर डिवाइड होते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो है नहीं माना जाता है। पार्टीशन को ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं माना जाता, ये आपने रखना। इसके अलावा फैमिली सेटलमेंट, तो फैमिली सेटलमेंट में भी पार्टीशंस के पॉइंट नहीं होते हैं। देखिए पार्टीशन में तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और हर एक पर्सन जो है अपने अपने पार्ट को पोजेशन में ले लेता है, प्रॉपर्टी जो है पार्टीशन हो जाती है। लेकिन सेटलमेंट में, फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी को उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसको हम देखते हैं। तो कोई सेपरेशन वहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ एक फैमिली सेटलमेंट होती है कि प्रॉपर्टी को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। तो ना ही पार्टीशन और ना ही फैमिली सेटलमेंट को जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं किया जा रहा है। पार्टीशन में एक प्रॉपर्टी पहले से है, उसको सिर्फ पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, और सेटलमेंट में जो है फैमिली सेटलमेंट में सिर्फ प्रॉपर्टी को हाउ टू प्रॉपर्टी यूज़ इन गुड मैनर एंड यूज़फुल मैनर, वो वहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र नहीं मानी जाती हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि
ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो सेक्शन 6 जो है ये आपको बताता है कि एवरी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। हर तरीके ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग एवरी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। कौन सा है? द चांस ऑफ हायर अपरेंट, राइट ऑफ री एंट्री, ईजमेंट and right in the property restricted in its enjoyment by its own owner, and a right of future maintenance, right to sue, public office stipends and transfer opposed to the nature of the interest। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। ये क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके पास चांस ऑफ हायर अपरेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी आपके पास नहीं है, जो अभी आपके उसको मिलने की आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं चांसेस ऑफ हायर अपरेंट, जिसको हम स्पेस सक्सेशनीज भी बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं। ओनली द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड नॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी जो आपके पास है, आप उसके ऑनर हैं, आप उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी अभी आपकी नहीं है और मेयर चांसेस ऑफ गेटिंग सच प्रॉपर्टी, आपको वो प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी में एनी टाइम बी प्रूव्ड इरेडिकेटेड। प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ पे कभी भी उसकी इरेडिकेशन हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो सकती है। तो इस रीज़न से जहाँ पे प्रॉपर्टी को मिलने की संभावना है, जो प्रॉपर्टी अभी आपकी नहीं है लेकिन फिर फ्यूचर में आपको पॉसिबिलिटी है कि वो मिल सकेगी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेक्शन ए में बताया हुआ। देखिए, द चांस ऑफ एन हायर सक्सेडिंग ऑफ द, कोई प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, उसको कल को अपने फादर साहब की प्रॉपर्टी मिलने वाली है और वो पहले उस प्रॉपर्टी को बेच दे कि ये पार्ट तो मुझे ही मिलना है। वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक चांस है कि उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेजेसी। अब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट के तौर पे आपको लगता है कि मेरा कोई नियर एंड डियर मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट करेगा, तो वो अभी करेगा। आप पहले से उस प्रॉपर्टी को ये मान लें कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसको आप कहीं पे बेच दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। या फिर इसी तरीके की कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सक्सेस ऑफ पॉसिबिलिटी इज नॉट सर्टन, द पॉसिबिलिटी मे बी फ्रूटफुल और एंड मे नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ सन इज एक्सपेक्टेड टू गेट द प्रॉपर्टी इन सक्सेशन फ्रॉम हिज फादर। एक बेटा जो है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा रखने की उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसको हिस्सा मिलेगा। बट इफ़ द सन डाइज बिफोर हिज फादर देन सच पॉसिबिलिटी बिकम बेसलेस। अगर अब यहाँ पे सन की डेथ जो है फादर से पहले ही हो जाती है और अगर भी वो कुंवारा ही था, तो उस कंडीशन में उसको कुछ भी नहीं मिलना है, तो फिर उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। अगर उसकी फैमिली होती तो उसका शेयर उसके बच्चों को चला जाता, लेकिन यहाँ पे वो क्योंकि वो बैचलर है और उसकी अपने फादर से पहले डेथ होगी, तो उसको तो कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है ही नहीं। वो सोचेगा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, उस प्रॉपर्टी को बेच दूँ, ये तो मुझे मिलेगी, तो लेकिन बाद में ये प्रॉपर्टी तो उसको मिल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी है प्रॉपर्टी की जो आपको मिलेगी, आप उस प्रॉपर्टी को कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इतना आप यहाँ पे समझेंगे। सेकंड, आपके पास राइट ऑफ री एंट्री। तो राइट ऑफ री एंट्री ये लीज से रिलेटेड राइट होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है लीज देते हैं, उसको किराए पे देते हैं और उसके बाद जो है एज़ पर द टर्म ऑफ कंडीशन वो आपको जो है उसका रेंट नहीं देता है, या फिर एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत करता है जो कि रेंट के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी में री एंट्री करने की जो है वो राइट रखते हैं। लेकिन अपना ये री एंट्री का राइट किसी सेकंड पर्सन को एज ए प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दी थी, वो वहाँ पे कोई मिस्टेक करता, कोई गलती करता है, तो आप वहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई किराया आपने लेना था तो आप वो किराया ले सकते हैं, उस किराए को आप किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं कि ये किराया मुझे ना दे के किसी और पर्सन को दे देना। तो राइट ऑफ री एंट्री इसी को बोलते हैं। द राइट ऑफ री एंट्री हैज़ ऑल्सो नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफरेबल। दिस इज द मेनली रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द लीज मैटर। बाय अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री इज मीन्ड अ राइट टू रिज्यूम पोजेशन ऑफ द लैंड। तो री एंट्री से मतलब ये है कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी पे जो आपका राइट है उसको आप वापस ले सकते हैं, गिवन टू अनदर पर्सन, जो कि आपने थोड़े टाइम के लिए सेकंड पर्सन को दे रखी होती है। द राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द लैंड। तो आप आपने इस राइट ऑफ री एंट्री जो आप उस घर पे जा सकते थे कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। थर्ड, आपके पास ईजमेंट है। ईजमेंट क्या होता है? सुखाधिकार होता है जो कि आपको दूसरों की प्रॉपर्टी पे मिलता है। मान लीजिए आपका एक घर है और आपके
घर के साथ एक रास्ता भी है और उस रास्ते को सारी दुनिया यूज़ करती है। तो क्या आप जब उस घर को बेचेंगे तो क्या आप उस रास्ते को भी बेच सकते हैं? आप उस रास्ते को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ऐसे फिर कोई भी पर्सन उस रास्ते को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ईजमेंट राइट जो होते हैं, जैसे आपका राइट टू वे हो गया, राइट टू वॉल हो गया, राइट टू गेट विंडोज़ हो गया, या फिर आपको हवा पानी चाहिए होता है जो कि आपको दूसरों की प्रॉपर्टी से मिलता है। ठीक है जी। तो आप दूसरों को रोक सकते हैं ना ऐसी कंस्ट्रक्शन करने से जहाँ पे अगर आपको हवा पानी ठीक ना आ रहा हो। तो राइट टू ड्रेन हो गया। ये कुछ ऐसे राइट होते हैं जो कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से ना मिलके दूसरों की प्रॉपर्टी से मिलते हैं। अब आपके अपने घर पे तभी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं जब आपको दूसरा पर्सन उस आपको आने का रास्ता दे, तभी आप अपने घर में आ सकते हैं। तो अब रास्ता जो है वो सभी का है, वो रास्ता आपका नहीं है। तो जब आप घर बेचेंगे तो क्या आप उस रास्ते को बेच सकेंगे? तो जो आपके सुखाधिकार होते हैं, जैसे राइट टू वे हो गया, राइट टू वॉल, किसी कुएं से पानी भरने का राइट हो गया, या ड्रेनिंग राइट, ये आप राइट जो है बेच नहीं सकते हैं। इसी को हम ईजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे others' interest in the property is restricted in its enjoyment of honor. According to Section 6D, the no such property cannot be transferred in which enjoyment is restricted to the owner. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी इंजॉयमेंट जो है एक सर्टन ऑनर को ही दी होती है, उसके अलावा, और वो उसको इसलिए दी होती है कि उसका अपना एक नाम होता है, उसकी एक अपनी पहचान होती है, और वो प्रॉपर्टी उसी से बिलोंग करती है और उसका ट्रांसफ़र जो है नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है राइट टू प्रीएम्पशन, किसी प्रॉपर्टी को फर्स्ट खरीदने का राइट जो है हमेशा आपका ही रहता है, इसको फ्री एम्पशन बोलते हैं, और ये आपका राइट होता है, इसी किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जैसे रिलीजियस देखें, जो पुजारी होता है, महंत होता है, मुतवली होता है, काजी होता है, ये कुछ ऐसी इनकी पोस्ट जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये हेरिडेटरी ही चलती हैं। इसके अलावा राइट टू गेटिंग मेंटेनेंस लेने का अधिकार जो है वो सिर्फ आपका है और ये किसी और का नहीं हो सकता है। राइट टू पर्सनल एक्सपेंसेस, खर्चा पानदान जो मुस्लिम में होता है, ये क्योंकि आप जो है उस खर्चे को ले सकते हैं, तो और आप इस खर्चे को किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मिलता है क्योंकि अपने फेम और अपने जो है अपनी कैपेबिलिटी की वजह से, तो आप इसको ट्रांसफ़र किसी को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे राइट टू द फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस को भी अगर कुछ ऐसी मेंटेनेंस है जो किसी वाइफ को मिलना है, और ये वाइफ जो बोलती है कि ये मेंटेनेंस मुझे ना मिल के मेरे किसी और पर्सन को मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए आप ही जो है आपके ही पर्पस के लिए, आपके ही बेनिफिट के लिए वो मेंटेनेंस दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ आपको मिलेगा। आप फ्यूचर मेंटेनेंस के वो जो आपका प्रॉपर्टी राइट है किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसे आपके पास में राइट टू सू, केस करने का अधिकार, सू करने का अधिकार भी आप किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। देख लिए, अगर मान लीजिए आप दो पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंडर कोई डैमेज हो जाता है, तो आपको फिर उस पर्सन पर सू करने का राइट है। तो अपना ये सू करने का राइट क्या किसी आप थर्ड पर्सन को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो केस करने का राइट भी जो है किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक ऑफिस जो होता है, पब्लिक ऑफिस जो है क्लॉज टी और जी में बताया गया है, इसमें जो पब्लिक ऑफिस होता है, जिस पोस्ट पे आप बैठे होते हैं, क्या आप उस पोस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्योंकि वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। आप उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है आपको ऑफिस मिलता है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपने अपनी मेहनत से वो ऑफिस पे बैठे होते हैं, उस पोस्ट पे बैठे होते हैं, आप उस पोस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एज ए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बताया भी गया है, देखिए पोस्ट मास्टर जनरल वसी यन मेनल के केसेस में ये बोला हुआ है कि पब्लिक ऑफिस जो है ट्रांसफ़र नहीं है, इन अलाइनेबल है। इन अलाइनेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे ऑफिस मुतवली है, सजदा नशीन है, ये कुछ ऐसे पब्लिक ऑफिस होते हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी काबिलियत की वजह से आपको मिला होता है। ऐसे स्टाइपेंड्स हो गए, और ऐसे ही जो है आपके पास अनलॉफुल ट्रांसफ़र होती हैं कुछ, जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे आप एयर और लाइट को जो है किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसे प्रॉपर्टी जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में बताई गई हैं, आप वैसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र जो है नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।